रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। शालू अपने ससुराल में शादी करके आती है और अगली सुबह वो अपने रसोई घर में जाकर खाना बनाती है। तभी उसकी ननद अनु रसोई में आती है और कहती है, भाभी आज खाने में क्या बना रही हो? आज तो आपकी पहली रसोई है। आशा करती हूँ कि आप कुछ अच्छा ही बनाओगी। हाँ अनु, आज मेरी पहली रसोई है और तुम चिंता मत करो, मैं आप सभी को अच्छा खाना खिलाऊंगी। वैसे भी मैं बहुत अच्छा खाना बनाती हूँ। अच्छा जी, अगर ऐसा है तो मैं आपके हाथ के खाने का इंतजार करूँगी। अपनी भाभी से बात करके वो वहाँ से चली जाती है और कुछ देर बाद शालू खाने की टेबल पर खीर, पकोड़े, पूड़ी और सब्जी रख देती है। थोड़ी देर बाद वो सबको खाने के लिए बुलाती है। मम्मी जी, विराज जी, अन्नू आ जाओ, खाना खा लो, खाना तैयार है। उसकी आवाज सुनकर सभी खाने की टेबल पर आते हैं और शालू सबको खाना परोसती है। शालू की सास निम्मी खाने का पहला निवाला मुंह में डालने ही वाली थी कि उसके पहले ही निवाले में जुएं नजर आती है और जू देखकर शालू की सास निम्मी मुंह बनाते हुए कहती है, छी बहू, ये क्या है? ये जुए कहाँ से आई खाने में? मुझे नहीं पता मम्मी जी, ये खाने में जुए कहाँ से आ गई? बहू, खाना तो तूने ही बनाया है। अब इन जुओं के बारे में मैं तुझसे नहीं पूछूंगी तो और किससे पूछूंगी? बहू सच सच बताना, तेरे सर में जुए हैं ना? नहीं नहीं तो माँ जी, मेरे सर में जुए नहीं हैं। बहू जो भी हो, मेरा तो अब खाने का मन ही नहीं कर रहा। इस जुओं वाले खाने को देखकर मेरा तो मन भटक रहा है। एक काम कर, इस खाने को फेंक दे। पर मम्मी जी, इतना सारा खाना, अरे एक ही बार तो खाने में जुए निकली है ना, इसको निकाल कर हम इस खाने को खा भी तो सकते हैं ना। शालू बहू, भगवान ने हमें सब कुछ दिया है और अब हम इन सब चीजों का बहुत अच्छे से ध्यान रख सकते हैं, इसलिए मैंने तुझे जितना कहा है तो बस उतना ही कर। जी मम्मी जी। शालू अब सारे खाने को उठाकर फेंक देती है। तो वहीं अब अनु अपनी माँ से कहती है, माँ हम क्या खाएंगे? मुझे तो बहुत जोरों से भूख लग रही है। बेटा मुझे भी बहुत भूख लग रही है, पर हम क्या कर सकते हैं? अरे माँ, करना क्या है, जोमेटो किस दिन काम आएगा। जोमेटो ना इमरजेंसी के लिए होता है। चलो अब इस बात को ना भूल जाओ और बताओ क्या खाना है, मैं ऑर्डर करवाता हूँ। विराज की बातें सुनकर अब सभी अपनी अपनी फरमाइशें बता देती हैं। पर अगर कोई अपनी पसंद बताने से रह जाती है तो वो थी शालू। शालू की पसंद जानने के लिए निम्मी शालू के पास जाती है, जहाँ वो देखती है कि शालू सर खुजाते हुए बर्तन धो रही थी। ये देखकर निम्मी कहती है, बहू मैं काफी देर से देख रही हूँ, तू यहाँ बर्तन धोते धोते अपने सर को खुजा रही है। आखिर तू अपने सर को खुजा क्यों रही है? तेरे सर में जुए हैं क्या? नहीं माँ जी, पता नहीं मेरे सर में इतनी खुजली क्यों हो रही है, लगता है डैंड्रफ हो गया है। अच्छा इन सबको छोड़, ये बता क्या खाएगी? विराज जोमेटो से खाना मंगवा रहा है। जो भी सभी को ठीक लगे वो मंगवा लीजिए, मैं कुछ भी खा लूंगी। निम्मी अपनी तरफ से शालू के लिए खाना मंगवा लेती है। इस तरह अब सभी कुछ देर में खाना आने पर खाना खाते हैं। समय गुजरता है, पर समय के साथ शालू के सर की खुजली बढ़ती जा रही थी। उसको हर वक्त सर में खुजली होती। उठते बैठते हर समय शालू अपने सर को ही खुजाया करती। उसको ऐसे खुजली करते देखकर उसकी सास उससे कहती है, बहू आखिर बात क्या है? तू अपने सर को क्यों खुजाती रहती है? इधर आ, जरा मैं देखूं तेरे सर में डैंड्रफ है या जुएं? अपनी सास की बात सुनकर शालू अपनी सास के पास जाती है। अब जैसे ही उसकी सास उसके सर में जुएं देखती है, वैसे ही बोलती है, छी बहू, तेरे सर में कितनी सारी जुएं हैं, प्लीज तू मुझसे दूर रह। मेरे सर में जुएं? तभी मैं बोलूं कि मेरे सर में इतनी खुजली क्यों हो रही है। तो बहू क्या ख्याल है अब तेरा इन जुओं को लेकर? माँ जी करना क्या है, अब आप इकलौती उम्मीद है मेरी। अब आप ही हैं जो मेरे सर की जुए को खत्म कर सकती हैं, और प्लीज इस बारे में किसी को मत बताना। अपनी बहू की ऐसी बातें सुनकर अब ना चाहते हुए भी निम्मी को अपनी बहू के सर की जुओं को साफ करना पड़ता है। अब हर रोज निम्मी छत पर बैठकर अपनी बहू के सर से जुएं निकाला करती, क्योंकि अनु और विराज को जुओं से बहुत नफरत थी। इसीलिए इस बात की खबर निम्मी के घर में किसी को कानों कान नहीं थी। समय के साथ शालू के सर की जुएं बहुत जल्द खत्म हो जाती है। कुछ महीनों के बाद एक दिन अनु को देखने वाले आते हैं, जहाँ लड़के की माँ कांता से निम्मी कहती है, मेरी बेटी सर्वगुण संपन्न है, आप चाहे तो परख सकती हैं। बिना बोले सवाल नहीं इशारे किए जाते हैं बहन जी। वैसे आप इतना फोर्स कर रही हैं,
तो हम सीधा परख लेंगे। इतना बोलकर कांता अपने सर में खुजली करने लगती है। ये देखकर अनु कांता से कहती है, आंटी आप इतनी देर से सर खुजा रही हैं, कहीं आपके सर में जुएं तो नहीं? अरे नहीं बिटिया, सर में जुएं नहीं है, डांड्रफ हो गया है। अच्छा कोई बात नहीं, आप मेरे हाथों से पकोड़े खाओ। ये बोल अनु एक पकोड़ा उठाकर कांता के मुंह में डालती है और उसके सर पर जुएं देख लेती है। जुएं देखते ही अनु उससे कहती है, बहुत खा लिया मुफ्त का खाना, अब निकलो यहाँ से, मुझे आपके बेटे से शादी नहीं करनी। अरे यही संस्कार है, मुंह में पकोड़ा ठूस कर कहती हो निकलो घर से। मैं उस घर में शादी नहीं कर सकती जिस घर में जुओं की खेती हो। चलो अब निकलो पहली फुर्सत में। देखो तुम मेरी माँ से ऐसे बात नहीं कर सकती। देखो तो जरा, जिसकी माँ के सर में जुएं हैं, उसका बेटा जू की तरह कैसे फड़फड़ा रहा है। अपनी इंसल्ट देखकर अब दोनों माँ बेटे वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद निमी अनु से कहती है, अनु ऐसे तो तू सारे रिश्ते वालों को भगा देगी। माँ आप तो जानती है ना कि मुझे जुओं से कितनी नफरत है। अगर जुओं वाला हर घर हुआ तो मैं कुंवारी ही रहना पसंद करूँगी, पर ऐसे घर में शादी नहीं करूँगी जिसके सर में जुएं हो। अनु माँ बस करो, सही बोल लिया अनु। इतना बोलकर विराज अब पकोड़ों को हाथ में उठाता है। जहाँ उसकी नजर पकोड़े पर गिरी हुई जू पर जाती है और ये देखकर विराज बोलता है, छी शालू, अब तुम्हें ये चीजें बतानी पड़ेगी क्या? तुमने पकोड़े देखकर नहीं बनाए, ये जुए कहाँ से आ गए इन पर? भैया उसी औरत के जुए पड़ गए होंगे। अब सभी अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। समय गुजरता है। एक बार फिर से शालू के सर में खुजली शुरू होती है, पर इस बार उसकी खुजली उसकी ननद अनु देख लेती है। शालू को अपना सर खुजाते देखकर अनु अपनी भाभी से कहती है, भाभी आप अपना सर क्यों खुजा रही हो? कहीं आपके सर में भी तो? नहीं अनु, मेरे सर में जुए नहीं है। भाभी मैंने तो जुओं का नाम ही नहीं लिया, इसका मतलब आपके सर में सच में जुए हैं? नहीं अनु, मेरे सर में जुए नहीं है। मैं बोल रही हूँ ना तुम्हें मेरी बातों पर विश्वास नहीं है क्या? अपनी भाभी की ऐसी इमोशनल बातें सुनकर अनु कुछ नहीं बोलती और वहाँ से चली जाती है। धीरे धीरे अब घर में सभी के जुएं हो जाती है और शालू के साथ अब घर में हर इंसान अपने सर को खुजाने लगता है। वो कहते हैं ना, झूठ के ज्यादा दिन तक पैर नहीं टिकते। बस ठीक उसी तरह अब सभी को पता चल जाता है कि शालू के सर में जुएं हैं। ये जानने के बाद कि शालू के सर में जुएं हैं, अनु सभी के सामने उससे कहती है, भाभी अगर आपके सर में इतनी जुएं हैं तो आपने हमसे झूठ क्यों कहा कि आपके सर में जुएं नहीं है? इसका मतलब जिसने हमारे नाक में दम करके रखा हुआ है वो कोई और नहीं आप हैं। अब तो आपसे बात करना दूर, मैं तो आपके हाथों का खाना भी ना खाऊं। छी! शालू, आखिर तुम्हारे सर में इतनी जुए हुई कैसे? विराज जी, जब मेरी शादी आपसे हो रही थी तब मेरी एक चाची की लड़की गांव से आई थी। उसके सर में बहुत जुए थी। वो हमेशा मेरे साथ रहती थी। उसका खाना पीना और सोना सब कुछ मेरे साथ ही था। मैं उसको खुद से दूर करती ही नहीं, क्योंकि वो एक मेहमान बनकर जो आई थी और उसके सर में जुए होने की वजह से मेरे भी सर में जुए आ गई। मैंने मम्मी जी से मदद ली, जिसके बाद मेरी सारी जुए खत्म भी हो गई। पर जब उस दिन वो लड़के वाले आए तब मेरे सर में फिर से जुए आ गई और अब जा ही नहीं रही हैं। इसमें मेरी क्या गलती है विराज, जो मुझे इतना सुनने को मिल रहा है? उसकी बात सुनकर विराज अब उसकी मदद करने की ठानता है। शालू, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे जुओं का इलाज करवाऊंगा। इतना कहकर विराज अपने घर वालों को समझाता है और विराज शालू का इलाज करवाता है। धीरे धीरे शालू के सर की जुएं कम होने लगती है। देखते ही देखते शालू के सर की जुएं खत्म हो जाती है। ऐसे ही अब शालू के घर में उसके प्रति सबका प्यार फिर से बढ़ जाता है, जिसके बाद सब खुशी से रहने लगते हैं। अंकिता एक बहुत ही चुलबुली और समझदार लड़की थी। वो सभी लोगों का बहुत ख्याल रखा करती थी। एक दिन उसकी शादी समीर से हो जाती है, पर शादी के कुछ दिनों बाद ही उसके पति समीर का कार एक्सीडेंट हो जाता है, जिसमें उसकी जान चली जाती है। अंकिता समीर की याद में डिप्रेशन में चली जाती है और एक दिन सुबह वो मंदिर जाती है, जहां उसकी मुलाकात उसके दोस्त सुशांत से होती है। हेलो अंकिता, कैसे हो? अरे सुशांत, तुम यहाँ कैसे? अरे मैं तो माता रानी के दर्शन के लिए आया हूँ। तुम तो ट्रेनिंग पर गए थे ना? मेरी ट्रेनिंग कब की पूरी हो गई, अब इसी शहर में पोस्टिंग है। बहुत बढ़िया, नाइस टू सी यू। मुझे भी बहुत खुशी हुई तुमसे मिलके।
इतने साल बाद अपने दोस्त को देख के उदास अंकिता के चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती है। तभी वहाँ उसकी सास ललिता उसे ऐसे किसी अजनबी से हंस हंस के बात करते देख गुस्से से तिलमिला जाती है और उसे वही सबके सामने सुनाने लगती है। हाय हाय राम, कैसा वक्त आ गया है। अरे बहू, घर की लाज शर्म सब बेच खाई है क्या? सासू माँ, आप यहाँ? ये वो मेरा दोस्त है सुशांत। अच्छा, बहुत याराना लगता है। अरे अभी मेरे बेटे को गुजरे वक्त नहीं हुआ और तू अपने गुल दिखाने लग गई। नहीं सासू माँ, आप जैसा समझ रही है ना, ऐसा कुछ भी नहीं है, सच में। अरे ये क्या हो रहा है? और माता जी, आप अंकिता से ऐसे कैसे बात कर रहे हो? अरे तू तो चुप ही बैठ, मेरी बहू है, मुझे सब पता है। दोबारा मेरी बहू के इर्द गिर्द नजर मत आना, समझे? चल बहू, बहुत हुई तेरी पूजा। ललिता अपनी बहू को लेकर घर वापस आ जाती है और उसे खरी खरी सुनाती है। अपनी सास के ताने सुन सुनकर बेचारी अंकिता रोने लगती है और अपने पुराने दिन याद करने लगती है कि कैसे वो अपनी मर्जी का खाती पीती थी, अपनी मर्जी के रंग बिरंगे कपड़े पहनती थी और कैसे बेबाक बोला करती थी। तभी ख्यालों ही ख्यालों में अंकिता अपने दोस्त सुशांत, जिसे वो मन ही मन प्यार करती थी, उसके बारे में सोचने लगती है। काश कि मैंने तुम्हें पहले ही बोल दिया होता कि हाँ मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, तो शायद आज मेरी जिंदगी किसी और ही मोड़ पे होती। तभी अचानक उसकी सास बोलती है, अरे ओ नागन, वहाँ चुपचाप खड़ी ही रहेगी कि घर के काम भी निपटाएगी? ये मगरमच्छ के आंसू बाद में बहा लियो। अपनी सास ललिता के ताने सुनकर अंकिता उदास हो जाती है और फिर अपने कामों में व्यस्त हो जाती है। वहीं दूसरी ओर उसका दोस्त सुशांत अंकिता की हालत देख के बहुत दुखी होता है और वो सोचता है कि कैसे अंकिता के हालात को सुधारा जाए। इसी सिलसिले में एक दिन वो अपनी और ललिता की कॉमन फ्रेंड दीपाली से बात करता है। हाय दीपाली। हेलो सुशांत, मैं तो ठीक हूँ, तुम सुनाओ, वो मंदिर में क्या बवाल हो गया तुम्हारे और अंकिता के बीच? अच्छा, तो तुम्हें भी पता चल गया? यार, जरा सी बात का बतंगड़ बना दिया अंकिता की सास ने। हाँ, वैसे बहुत बुरा हुआ अंकिता के साथ। जब से विधवा हुई है, उसकी सास ने तो उसका जीना हराम कर दिया है। हाँ यार, मुझे भी बहुत बुरा लग रहा है। काश मैं अंकिता के लिए कुछ कर सकता। काश अंकिता, उस दिन तुमने मुझे हाँ कर दी होती तो आज कुछ और ही होता। अरे तुम क्या करोगे? वो विधवा है, उसकी जिंदगी से तो मानो खुशियों के रंग ही चले गए। ना जाने क्या होगा उसका। दीपाली, मैं अंकिता की जिंदगी में खुशहाली ला कर ही रहूंगा। सुशांत मन में सोच लेता है कि अब वो अंकिता को और दुखी नहीं रहने देगा। वो उससे शादी करेगा और उसकी जिंदगी में खुशियों के रंग वापस भर देगा। इसी ख्याल से वो एक दिन मंदिर जाता है, जहाँ पर दोबारा अचानक उसकी मुलाकात अंकिता से हो जाती है। अंकिता उसे देख के मुंह फेर लेती है। अंकिता, मुझे तुमसे अर्जेंटली बात करनी है, बहुत इम्पोर्टेंट है, मना मत करना। सुशांत, तुम समझते क्यों नहीं? मुझे कोई बात नहीं करनी है तुमसे। तुम प्लीज यहाँ से चले जाओ। किसी ने देख लिया ना तो खामखा कलेश हो जाएगा। अंकिता, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ और तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ। बस, अब एक और शब्द नहीं सुनूंगी मैं। तुम जानते भी हो तुम क्या कह रहे हो। तुम्हें समझ नहीं आता, मैं एक विधवा हूँ, विधवा। तभी अचानक फिर से अंकिता की सास वहाँ पहुँच जाती है। अपनी बहू अंकिता के साथ सुशांत को फिर से देख उसका पारा हाई हो जाता है। कैसे विधवा औरत को छेड़ रहा है? अरे आओ आओ, मारो इसे, मारो। मेरी बात तो सुनो। सुशांत को पिटता देख अंकिता बोल पड़ती है, नहीं नहीं, रुक जाओ, मत मारो सुशांत को, उसने कुछ नहीं किया, बस करो, रुक जाओ। अरे मेरी बात तो सुनो पहले। अरे मार क्यों रहे हो आप सब? मेरी बात तो सुनो।
लगता है बड़ा पुराना याराना है। अरे कुलच्छनी, तुझे लाज नहीं आती? बस कीजिए आप, कितना सुनाएंगी? आखिर किसी बात की एक लिमिट होती है। आप तो बोले ही जा रही है, बोले ही जा रही है। कोई कुछ नहीं बोल रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी बोलेंगी। तभी भीड़ में खड़े लोग बातें करने लगते हैं। अरे ये विधवा तो परसों बाजार में रंगीन दुपट्टे देख रही थी, इसको तो बिल्कुल भी लाज नहीं है। अरे सुनो सुनो, ये विधवा बड़ी चटोरी है। मैंने तो इसे गोलगप्पे खाते देखा था। जरा सी लाज नहीं है इसमें। अरे देखो तो इस विधवा को, कैसे हंस हंस के बात कर रही है। जरा सी लाज भी नहीं बची। छी। अंकिता अपनी सास ललिता भीड़ में जमा लोगों के ताने और अपनी इस बेरंग जिंदगी से तंग आकर अपने अंदर दबा हुआ सारा दर्द अपने सवालों से बयां करने लगती है। वो सबसे कहती है कि हाँ, आती है लाज, पर आज इस लाज के बंधन को तोड़कर मैं आप सबसे पूछना चाहती हूँ कि क्या एक विधवा को खुश रहने का हक नहीं है? क्या उसकी जिंदगी में रंग नहीं हो सकते? क्या वो अपनी पसंद का कुछ खा भी नहीं सकती? क्या वो दोबारा शादी नहीं कर सकती? आखिर ये सारे बंधन एक विधवा के लिए ही क्यों बनाए? आखिर मेरी गलती ही क्या थी? बस कर अंकिता बेटा, मुझे माफ कर दे। समाज क्या कहेगा, इस डर से मैंने तुझे बहुत दुख दिए, तेरी खुशियों को दबा कर रखा। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। नहीं माँ जी, आप माफी मत मांगिए। मैं आपसे बिल्कुल भी नाराज नहीं हूँ। अंकिता के साथ साथ अंकिता की सास ललिता सुशांत से भी माफी मांगती है। अंकिता के इस तरह के सवालों को सुनकर मंदिर में जमा लोगों के बीच एक सन्नाटा सा हो जाता है। सबकी अंतरात्मा झंझोड़ जाती है। उसकी सास ललिता को अपनी गलतियों का एहसास होता है और वो बिना किसी देरी अपनी विधवा बहू अंकिता की शादी सुशांत से मंदिर में ही करवा देती है और सब लोग तालियां बजाने लगते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए कि भविष्य में आप कौन सी कहानी देखना पसंद करेंगे।